Hello students, I am Dr. Ravi Gupta from Prime Academics, where learning never ends. स्टूडेंट क्लास 11th में मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स आपको डिस्कस किए हुए हैं और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लिमिटिंग रीजन एंड एक्सेस रीजन। देखिए लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी और एकेडमिक्स में भी। देखिए ये समझने वाली बात है कि लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन को पहले हमें समझना होगा ये क्या होते हैं और फिर इनके बारे में न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। देखिए लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन को समझने से पहले एक बात को आपको ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन सिर्फ आपको लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन में मिलेगा, यानी राइट साइड से इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे, पहले तो ये समझते हैं कि लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन होता क्या है। फॉर एग्जांपल वैसे मैंने एक रिएक्शन लिख ली A + B इज इक्वल टू C + D। इस इक्वेशन से ये साफ क्लियर हो रहा है कि एक मोल अगर A का लेंगे तो वो एक मोल B से रिएक्ट करेगा और C और D को फॉर्म करेगा। फिलहाल यहाँ पे दो रिएक्टेंट मैंने लिए हैं A और B, तो A और B में अगर मैंने मान लिया कि इसके मैंने यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर इसके मोल एक मोल लिया है तो इसके लिए भी एक मोल की ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके मैंने 5 मोल ले लिए और इसके मैंने 7 मोल्स ले लिए, तो यहाँ पर आपको ये साफ दिख रहा है कि एक मोल अगर एक मोल से रिएक्ट करेगा तो इसके 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करेंगे। तो अगर इसके 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्शन करेंगे तो ये जो है हमारे इनिशियल मोल हैं। तो फाइनल जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो अगर इसके 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्शन कर लेंगे तो इसके मोल बचेंगे 0 और इसके 2 मोल बचेंगे, क्योंकि 5 इसके भी कंज्यूम हो चुके हैं, 5 इसके भी कंज्यूम हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो रिएक्टेंट ए है वो पूरा खत्म हुआ जा रहा है, जबकि जो रिएक्टेंट बी है वो कुछ बच जा रहा है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो आखिरी में बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस रीजन। तो बी हुआ हमारा एक्सेस रीजन क्योंकि वो बच गया है, जबकि ए पूरा कंज्यूम हुआ जा रहा है, इसलिए ए को बोलेंगे कि ये हमारा है लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जा रहा है कि ऐसा रिएक्टेंट जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, यानी एंड हो जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऐसा रिएक्टेंट जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस रीजन। देखिए लिमिटिंग रीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उनकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आप लिमिटिंग रीजन यूज करेंगे, ना कि एक्सेस रीजन, क्योंकि वो भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा इसको लिमिट करने के लिए जो रीजेंट इस्तेमाल होता है उसे बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिमिटिंग रीजन को डिफाइन करते हैं कि इट इज द रिएक्टेंट which is get totally consumed in the reaction, and excess reagent is that reactant which is somewhat left unreacted या थोड़ा सा बचा रह जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ लिखा हुआ है। देखिए एक्सेस रीजन और लिमिटिंग रीजन को निकालने के लिए जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है हैबर्स प्रोसेस, और आपको मैं बताता हूँ हैबर्स प्रोसेस क्या होती है कि N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये होती है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होकर रिएक्ट करते हैं और अमोनिया नाम की गैस को फॉर्म करते हैं। देखिए इसमें आपको कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है लिमिटिंग और एक्सेस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए। बस एक ही इसकी शर्त है कि आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 और इसका 2। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने N2 लिया है तो इस रिएक्शन को पहले देख लीजिए यहाँ पे कि इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसके 3 मोल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हमें इन्हीं दोनों से मतलब है क्योंकि प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका 1 मोल और इसके 3 मोल है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से कि हमने N2 लिख लिया और H2 लिख लिया। पहले जो क्वेश्चन में मोल हो उनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए 1 और 3। मान लीजिए कि N2 की अमाउंट हमने x मान ली और H2 की वो अमाउंट लिखी जो क्वेश्चन में दी है। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 2, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 यानी कि 0.66 समथिंग। तो देखिए यहाँ पे ये x है। अब जानते हैं कि ये जो x है ये है रिक्वायर्ड N2, यानी कि N2 के इतने मोल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गिवन कितना है ये देखते हैं। गिवन N2 कितना है 1 मोल। तो देखिए जरूरत आपको इस जो हमने कैलकुलेशन की है वो ये बता रहा है कि आपको नाइट्रोजन के 0.66 मोल की जरूरत है,
लेकिन आपको अवेलेबल कितना कराया गया है 1 मोल। तो ये बात एकदम क्लियर है कि आपको दिया 1 मोल है, उसमें से कंज्यूम सिर्फ इतना हो रहा है, यानी कि ये कुछ बच जाएगा। तो अगर ये बच जाएगा तो इसका मतलब ये साफ है कि जो N2 है वो हमारा क्या हो गया, एक्सेस रीजेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा एक्सेस रीजेंट। अब यही कैलकुलेशन हम इसके साथ करेंगे। देखिए N2 और H2 जैसा क्वेश्चन में दिया है, यहाँ 1 मोल यहाँ 3 मोल लिख लिया। अब इस बार हम लोग इसको y मान लेते हैं, इसको अननोन मान लेते हैं, और इसकी जो गिवन वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ मैंने लिखा, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 मोल। अच्छा, y का यहाँ आपने माना H2, इसका मतलब है कि H2 के जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो 3 हैं, लेकिन गिवन कितने हैं ये देखते हैं। गिवन मोल्स ऑफ जो H2 हैं वो हैं 2, यानी कि हमें जो है जरूरत 3 मोल की है, लेकिन दिया हमें सिर्फ 2 मोल की है। तो सीधी सी बात है कि कम दिया गया है और रिक्वायरमेंट हमें जाना ज़्यादा की है, तो उसका मतलब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा नहीं, और जब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो इससे बात क्लियर है कि H2 हमारा यहाँ पे हो गया लिमिटिंग रीजेंट। तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट की जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस एक ही इसके रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना दिया है वो समझना होगा, और इक्वेशन पूरी बैलेंस फॉर्म में पता होनी, ताकि आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पता चल सके।